प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि को हम पढ़ रहे थे। आज हम रंगभूमि उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किन समस्याओं को चित्रित किया है पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रंगभूमि उपन्यास में कौन कौन सी समस्याएं चित्रित हुई है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समस्याओं को उठाया है। इसी क्रम में अन्य उपन्यासों की भांति ही रंगभूमि में भी अनेक समस्याएं देखने को मिलती है। रंगभूमि का रंगपट विशाल है, परंतु इसमें दो समस्याएं प्रधान रूप से दिखाई देती है। एक तो औद्योगिकरण की समस्या और दूसरी भारतीय रियासतों की समस्या। इसके अतिरिक्त रंगभूमि में प्रेमचंद जी के विचारों पर गांधीवाद की भी स्पष्ट छाप दिखलाई देती है। प्रेमचंद जी ने रंगभूमि में देहातों को आक्रांत करने वाले औद्योगिकरण की समस्या को प्रमुख रूप से उठाया है। जो औद्योगिकरण हमारे देश के विकास में सहायक बन सकता था, प्रेमचंद जी ने शायद उसका विरोध नहीं किया है, किंतु वे ऐसे औद्योगिकरण के अवश्य विरोधी थे जो पूंजीवादी इरादे से किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप न केवल देहात की पुरानी अर्थव्यवस्था में बदलाव होता है, अपितु देहात के गांव के जितने भी सांस्कृतिक और मानवीय मूल्य हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस औद्योगिकरण के समर्थक उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों का एक बहुत ही मनमोहक चित्र प्रस्तुत करते हैं। जॉन सेवक कुंवर साहब को सिगरेट का कारखाना खोलने से होने वाले लाभों के बारे में समझाते हुए कहता है, जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोजी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब इस रंगीन स्वप्न के दोषों की ओर संकेत करते हैं, परंतु स्वयं 500 हिस्से लेने का भी वचन देते हैं। यानी एक अर्थ तो कुंवर साहब इस रंगीन स्वप्न से होने वाले दुष्प्रभावों से परिचित हैं, परंतु फिर भी वे अपने आप को उसके 500 शेयर लेने से नहीं रोक पाते। यहाँ प्रेमचंद जी ने औद्योगिकरण से व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले देशभक्तों पर करारा व्यंग्य किया है। कुंवर साहब की आत्मा यद्यपि इसके लिए उन्हें कोसते भी है। कहते हैं, तनिया मारे जान, चोर मारे अनजान। जिसकी जमीन पर कारखाना खुलने जा रहा है वह सूरदास इस औद्योगिकरण के खिलाफ है। कारखाने के खुलने से होने वाले परिणामों का जिक्र वो जिस तरह से करता है उसे देखिए। कारखाने से मोहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी से लोगों को फायदा भी खूब मिलेगा, लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा। प्रचार बढ़ जाएगा और अनेक लोग बस्तियां की बस्तियां यहाँ आकर बस जाएगी। फिर परदेसी आकर हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे तो कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजदूरी के लालच से दौड़ेंगे और यहाँ सारी बुरी बातें सीखेंगे और अपना बुरा आचरण पूरे गांव में फैलाएंगे। देहात की लड़कियाँ और बहुएं मजदूरी करने आएगी और पैसों के लोभ में अपना धर्म भी बिगाड़ेगी। सरकार मुझे इस कुकर्म और अधर्म से बचाए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरदास एक अति सामान्य अंधा भिखारी है, परंतु कारखाने के विरोध में वह विद्रोह का झंडा लहराए खड़ा रहता है, परंतु औद्योगिकरण के सामने उसका विद्रोह का झंडा तिनके के समान उड़ जाता है।
प्रेमचंद जी यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि औद्योगिकरण की इस धारा को रोकना किसी के बस की बात नहीं है, परंतु सूरदास जी एक सत्याग्रही की भांति अपनी भूमिका पर टिका रहता है। श्री मनमथनाथ गुप्त इस लिखते हैं कि जिस जमीन के लिए सारा झगड़ा था वह तो बची नहीं, यदि बचती तो हम कहते कि हाँ, आत्मबल ने कुछ प्राप्त किया। यहाँ पराजय का अर्थ है नए ढंग से कार्य करने के लिए स्फूर्ति तथा प्रोत्साहन की प्राप्ति। वहाँ पराजय का अर्थ संग्राम के जीवन में एक नया पन्ना उलटना होता है। ऐसी पराजय पर हमें ग्लानि की आवश्यकता नहीं है, ऐसी पराजय तो विजय की सूचक मात्र है। नैतिक जीत माने कल्पना में जीत नहीं, बल्कि नैतिक जीत माने तो ऐसी हार जो जीत की आशा देती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि रंगभूमि में दूसरी समस्या जो मोटे तौर पर देखते हैं वह है भारतीय रियासतों की। रियासतकारों में कुंवर भरत सिंह, राजा महेंद्र सिंह और दीवान सरकार नीलकंठ सिंह आदि आते हैं। यह सब अपनी अपनी रियासतों के राजा हैं, पर अपनी स्वाधीनता खो चुके हैं। यहाँ तक कि रेजिडेंट साहब की इच्छा के विरुद्ध यह एक तिनका तक भी नहीं हिला सके। दीवान साहब निर्लज्जता से कहते हैं, सरकार की रक्षा में हम मनमाने कर वसूल करते हैं, मनमाने कानून बनाते हैं, मनमाने दंड देते हैं, कोई चू नहीं कर सकता। यही हमारी कारगुजारी समझी जाती है। इसी उपलक्ष्य में हमको बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती है, पद की उन्नति होती है। ऐसी दशा में हम उनका विरोध कैसे करें? इसी प्रकार से मिस्टर क्लार्क को खुश रखने के लिए महेंद्र सिंह ने बस्ती वालों पर बहुत अन्याय किया। सूरदास की मृत्यु के बाद जब लोग चंदा इकट्ठा करने लगे तो उसका भी विरोध उन्होंने किया। उनकी पत्नी इंदु ने भी चंदे में रकम उसकी तरफ से जमा कर दी। इस बात को लेकर भी उन्होंने बड़ा विरोध किया। इस प्रकार से ये रियासतकार हिंदुस्तानी होते हुए भी अपनी ही रियासत पर अन्याय करते हैं और सिर्फ अपने ही स्वार्थ की बात सोचते हैं। रंगभूमि का रचना काल 1922 से 24 के बीच का है और इसमें प्रेमचंद जी ने अपने समय के राजनीतिक यथार्थ का चित्रण उसकी समस्त जटिलता, गहराई और व्यापकता के साथ किया है। गांधी जी द्वारा सन 1920 में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन या प्रस्तावित सविनय अवज्ञा आंदोलन को, उनके तहत अपनाए गए कार्यक्रमों को खुल्लम खुल्ला तो नहीं करते, परंतु सेवा समिति का चित्र प्रस्तुत करते समय यह बात प्रकट हो जाती है। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह के समय भारतीय जनता की उदासीनता रंगभूमि के क्लार्क के स्वागत के चित्रण में भी दिखाई देती है कि इस सब में भारतीय जनता जो है वो उदासीन बनी हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं में हम देखते हैं जात पात और ऊंच नीच की समस्या तो समाज में ही थी। इसके अतिरिक्त धर्म की दीवारें भी मजबूत थी। रानी जहानवी जैसी बुद्धिमती स्त्री जिसके विचार ऊंचे हैं और अपने इन्हीं विचारों के कारण किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर ही वह अपने बेटे का विनय का पालन पोषण करती है और वह भी हिंदू और क्रिश्चियन धर्मों के भेद को मनुष्य से बढ़कर मानती है। जिस सोफिया के रूप गुणों को वह प्रशंसा करती है, वही सोफिया क्रिश्चियन धर्म की होने के कारण वह उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। और मिसेस सेवक, जॉन सेवक की पत्नी मिसेस सेवक तो एक कट्टर क्रिश्चियन महिला है। क्रिश्चियन को छोड़कर अन्य धर्म वालों को वह निम्न स्तर का मानती है। इस कट्टर धारणाओं के कारण उसकी बेटी सोफिया से भी उससे नहीं बनती और वह उससे भी दूर हो जाती है, परंतु मिसेस सेवक को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह सोफिया का विवाह अपने ही धर्म के जिलाधीश
मिस्टर क्लार्क से कराना चाहती है, फिर चाहे सोफिया इस संबंध से खुश हो अथवा न हो। एक सामाजिक प्रश्न वहाँ पर एक राजनीतिक प्रश्न बनकर रह जाता है। दो धर्म सामने आकर टकराते हैं, प्रश्न और भी अधिक जटिल हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता से पहले मौजूद यह समस्या भी प्रेमचंद जी से अनदेखी नहीं हुई। संवेदनशील हृदय से उन्होंने धर्म की इस समस्या को भी इस उपन्यास में उठाया है। इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में हम देखते हैं कि नारी पर होने वाले अनाचार, अत्याचार और उसकी दयनीय स्थिति भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहे फिर वो इंदु, जो कि राजा महेंद्र सिंह की पत्नी हैं और जो मायके से भी राजघराने से संबंध रखती है, शिक्षित भी है और अपने पति का सारे घर का प्रबंध करती है, हिसाब किताब रखती है। इतनी विशेषताएं होते हुए भी वह अपने मन से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। ना तो वह अपने अधिकार से किसी को चंदा दे सकती है, न ही अपनी सहेली सोफिया को अपने घर पर ले जा सकती है। और अगर कभी वह हक की मांग करती भी है तो उसका झगड़ा हो जाता है और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंत में इंदु को गृह त्याग भी करना पड़ता है। तो एक प्रकार से राजघराने की स्त्री होते हुए भी जब इंदु की यह स्थिति है तो निम्न स्तर की स्त्री सुभागी का हाल तो और भी अधिक बुरा है। सुभागी दिन भर तो अपनी सास के तानों को सहन करते हुए एक नौकरानी की तरह काम करती है और रात को नशा करके आए हुए पति की मार सहती है, लात घूंसे सहती है। उसकी स्थिति तो जानवरों से भी बदतर है और इस पति के अत्याचारों से बचने के लिए जब वह सूरदास जैसी किसी पड़ोसी की शरण लेती है तब भी यह समाज उस पर लांछन लगाता है, क्योंकि समाज की तो यह धारणा है कि नारी को सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए, पति चाहे उसे मारे, उसे पति के कहे अनुसार ही चलना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए और यही पतिव्रता धर्म भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने नारी और उस पर होने वाली समस्याओं का भी चित्रण किया है। इस दृष्टि से देखें तो यह उपन्यास एक समस्यामूलक उपन्यास ठहरता है, जिसने प्रेमचंद जी की पैनी दृष्टि से कोई भी समस्या अछूती नहीं रही है। धन्यवाद।